अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में वन बाय वन हर एक पार्ट को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं, अपने उस हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं जहां से एटम के बारे में पहली बार आइडिया लगा होगा। ये बात हमें समझ में आती है कि करीब 400 BC बिफोर क्राइस्ट 400 इंडियन और ग्रीक फिलोसफर्स एटम के बारे में पहली बार आइडिया लगाए थे। इंडियन और ग्रीक फिलोसफर्स, उन्होंने क्या सोचा होगा एटम के बारे में, क्या उनका आइडिया रहा होगा। आज से बहुत समय पहले 400 BC, उस समय ये जो फिलोसफर्स थे वो बेसिकली साइंटिस्ट नहीं थे, वो फिलोसफर्स थे। वो सोचते थे कि कोई भी अगर मैटर है जिसको हम फर्दर, मान लीजिए ये हमारा एक रॉड है, तो अगर हम इसको तोड़ते जाएं बार बार, अगर हम इसको ब्रेक करें, अगर हम इसे बार बार तोड़ते हुए जाएंगे, फर्दर और ब्रेक करने की कोशिश करें और ब्रेक करने की कोशिश करें और ब्रेक करने की कोशिश करें, तो अल्टीमेटली हमारे पास कोई ऐसा पार्टिकल मिलता है जिसको फर्दर ब्रेक कर पाना पॉसिबल नहीं हो सकता है। ऐसा सोचते हुए इंडियन और ग्रीक फिलोसफर्स ने एक ऐसे पार्टिकल का आइडिया रखा जिसे वो मैटर का, दुनिया का, या आप ये कह लें कि हमारे नेचर का सबसे अल्टीमेट पार्टिकल के रूप में उन लोगों ने एक इमेजिनेशन रखा था कि नेचर में कोई एक ऐसा अल्टीमेट पार्टिकल तो है जो कि फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता। अल्टीमेट पार्टिकल के रूप में एक पार्टिकल के बारे में उन्होंने सोचा था और उसका नाम भी रखा गया एटोमियो। एटोमियो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि वो अल्टीमेट पार्टिकल जो फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। बहुत लंबे समय तक सिर्फ ये एक इमेजिनेशन था। ये जिस अल्टीमेट पार्टिकल के बारे में हम बात करते थे वो एक इमेजिनेशन था और उसके बारे में हम ऐसा सोचते थे कि वो पार्टिकल फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। लेकिन रियलिटी के ग्राउंड पर साइंस से उसका कोई लिंक नहीं था, बस हम इमेजिन करते थे। लेकिन 1800 के अराउंड डाल्टन ने, अगर आप देखें तो आप देखेंगे कितना लंबा गैप रहा 400 BC के बाद 1800 AD में, यानी लगभग कितने 2200 ईयर्स के डिफरेंस के बाद पहली बार डाल्टन ने एटम के इस आइडिया को साइंटिफिक बेसिस पर प्रूव करने की कोशिश किया। पहली बार इतने लंबे समय के बाद डाल्टन ने एटम के ये जो थॉट्स थे, एटम्स के बारे में जो सोचा जाता था, उसको साइंटिफिक बेसिस पर प्रूव करने की कोशिश किया। उन्होंने कहा कि जो पहले के साइंटिस्ट कहते हैं वो बात बिल्कुल सही है, कुछ तो है मैटर के भीतर जो अल्टीमेट पार्टिकल है, जो कि अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर है, जो कि किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। पहली बार यह शब्द जोड़ा किसी ने, किसी साइंटिस्ट ने कहा कि एटम कोई ऐसा पार्टिकल तो है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। कहां पार्टिसिपेट करता है? रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, रिएक्शन में पार्ट लेता है, वो रिएक्शन में उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है और वो मैटर का अल्टीमेट पार्टिकल है। और इसी बेसिस पर डाल्टन ने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को प्रूव करने की कोशिश किया। उन्होंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को एटम के इसी मॉडल की बेसिस पर, जो उनके अपने आइडियाज थे उसकी बेसिस पर जस्टिफाई किया और इस तरीके से पहली बार एटम के बारे में साइंटिफिक बेसिस पर नॉलेज डाल्टन ने दिया, जिसके हिसाब से यह माना गया था कि एटम अल्टीमेट पार्टिकल है। एक जैसे एलिमेंट के एटम एक जैसे होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स डिफरेंट होते हैं, ऐसा बात रखा गया। मैं आपको बहुत डिटेल में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी नहीं बताना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप 10th में उसे पढ़ें, 9th में पढ़ें और पहले इनिशियल क्लासेस में आपने उसकी स्टडी की है। इसलिए मैं आपको सिर्फ हिस्टोरिकल लिंक बनाना चाहता हूं। अभी तक एटम टूट नहीं सकता है, उसके बारे में आइडिया रखा गया। अब चलिए देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं। आखिर कैसे साइंटिस्ट को पहली बार आइडिया लगा कि एटम तोड़ा जा सकता है। एटम तोड़ा जा सकता है, इस बारे में शुरुआत में कैसे पता लगा होगा? एक्चुअली 1850s के अराउंड
लगभग डाल्टन के 40 साल बाद साइंटिस्ट लोग कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट देख रहे थे। उस समय यह देखा गया था कि जब किसी फर को, किसी ग्लास की रॉड को सिल्क के कपड़े से रब किया जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। उस समय क्या करते थे, आपने देखा होगा, बचपन में आपने काम भी किया, बहुत सारे ऐसे खेल खेल में आपने काम किए होंगे कि आप कॉम्ब से इस तरीके से सर से आप उसको रब करते हैं और उसके बाद कागज को आप उसको टच करते हैं तो कागज उठने लगता है। किया होगा आपने, बच्चों की, छोटे बच्चे करते हैं ऐसे एक्सपेरिमेंट, आपने भी किया होगा बचपन में। तो हम करते क्या है, उसमें हम चार्ज करते हैं इस तरीके से अपने बालों से रब करके और उससे हम एक कागज को उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक्सपेरिमेंट उस समय 1850s के दौरान साइंटिस्ट लोगों ने पहली बार वॉच किया। उन्होंने क्या किया, ग्लास की रॉड को सिल्क के कपड़े से रब किया तो देखा कि इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीजें जनरेट हो रही हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट किसकी ओर इशारा कर रहा था? ये एक्सपेरिमेंट मैटर के भीतर चार्ज्ड पार्टिकल के बारे में इशारा कर रहा था, लेकिन साइंटिस्ट इस बात पर सोच नहीं पाए, उस समय उनका दिमाग नहीं गया, बस ऐसा हो रहा था। अब उसी समय फैराडे ने लिक्विड सब्सटेंसेस के भीतर इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट किया। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले हिस्टोरिकली कुछ घटनाएं हो रही थी। एनसीईआरटी ने इसको मेंशन किया है। ये कोई सवाल आपसे पूछा नहीं जाएगा, मैं आपको बता दूं, जितनी भी बातें भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपसे पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन आपके ओवरऑल केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट, साइंस के कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए आपको उस एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा जहां पर इस तरीके के एक्सपेरिमेंट हुए थे। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले चार्ज्ड पार्टिकल के कुछ आइडियाज लग रहे थे। साइंटिस्ट लोगों ने देखा था कि ग्लास रॉड को जब सिल्क से रब किया जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ऐसे ही फैराडे ने इलेक्ट्रोलिसिस के एक्सपेरिमेंट्स के दौरान, फैराडे का इलेक्ट्रोलिसिस का एक्सपेरिमेंट आपको याद है? फैराडे ने इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कैसे एक्सपेरिमेंट किया था, ये आपको याद है? नहीं याद है तो एक बार देख लीजिए। देखिए फैराडे ने क्या किया था, उन्होंने एक वेसल के भीतर 2 रॉड्स लिया, है ना, और उनको बैटरी से जोड़ दिया था। ये बैटरी मैं दिखा रहा हूं आपको, ये क्या है, बैटरी है ना। बैटरी से जोड़ा और उसके बाद उन्होंने देखा कि अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट को, यानी A+B- को इसमें डिसॉल्व कर दिया उन्होंने, तो देखा ये कि जो B- है, जो इसका B- पार्ट है वो प्लस वाले प्लेट की ओर चली जाती है और A+ वाला जो पार्ट है वो माइनस प्लेट की ओर चली जाती है। ऐसे एक्सपेरिमेंट को फैराडे ने कराया था। इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस के एक्सपेरिमेंट के रूप में जानते हैं। हम इसके बारे में आइडिया होगा आपको, 10th में आपने पढ़ा होगा, 9th में आपने पढ़ा होगा, और अभी हम इसको केमिस्ट्री में आगे चल करके और डिटेल में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में। लेकिन हम अभी सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि फैराडे का लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी कहीं ना कहीं चार्ज्ड पार्टिकल के बारे में आइडिया दे रहा था। लेकिन ये दोनों एक्सपेरिमेंट उस समय हुए, लेकिन इसके बावजूद भी साइंटिस्ट ये सोच नहीं पाए कि एटम टूट सकता है। फैराडे को भी आइडिया नहीं था। जिन लोगों ने ग्लास की रॉड से सिल्क को रब किया था, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया था, वो लोग भी बहुत सोच नहीं पाए। अब आगे चल करके क्या हुआ, एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हुआ। कौन सा एक्सपेरिमेंट? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये कैसा होता है एक्सपेरिमेंट, आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान साइंटिस्ट लोगों को पहली बार इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी का आइडिया लगा, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चला और एटम के डिविजिबल नेचर का पता चला। एटम टूट सकता है, एटम डिविजिबल है, इसके बारे में पता चला, है ना। तो एटम डिविजिबल है इसके बारे में पता चला। कब पता चला? जब डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट हुए थे। कैसे हुए थे एक्सपेरिमेंट, क्यों हुआ ये एक्सपेरिमेंट, हमें इसको भी समझना पड़ेगा। ये एक्सपेरिमेंट क्यों हुआ था, डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट क्यों साइंटिस्ट ने किया, इसको भी हमें समझना होगा। एक्चुअली जब फैराडे ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था तो फैराडे ने क्या किया, फैराडे ने लिक्विड सब्सटेंसेस से इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। लिक्विड सब्सटेंसेस से, जैसे अभी अगर आप फैराडे के इस बात को अगर आप देखें तो यहां पर आप देख रहे हैं ना, आप यहां पर एक बार प्लीज फोकस करें, तो आप फैराडे के एक्सपेरिमेंट में आप क्या देखते हैं,
फैराडे के एक्सपेरिमेंट में आप देखते हैं कि लिक्विड सब्सटेंसेस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो फैराडे ने, मैं वही बात यहां पर लिख रहा हूं, फैराडे ने लिक्विड सब्सटेंसेस से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करके दिखाया था, है ना। इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन की बात किया था कि लिक्विड सब्सटेंसेस से होकर के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है। तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लिक्विड सब्सटेंसेस से। इसके पहले सॉलिड सब्सटेंसेस से इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन की बात हो चुकी थी। सॉलिड सब्सटेंसेस से इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन की बात यहां पर हो चुकी थी। आप एक बार प्लीज वहां से यहां पर लेकर के आए तो आप देखेंगे कि यहां पर जो हमने एक्सपेरिमेंट जो पहले हम देख रहे हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि यहां पर सॉलिड सब्सटेंसेस से इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के बारे में हम पहले एक्सपेरिमेंट से आइडिया ले रहे हैं। सिल्क, ग्लास की रॉड को सिल्क से रब कर रहे हैं तो सॉलिड सब्सटेंस से इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन का आइडिया लग रहा है। और जब हम फैराडेज के इलेक्ट्रोलिसिस का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस समय लिक्विड सब्सटेंस से इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन का आइडिया लगता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिक्विड सब्सटेंसेस से इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन का आइडिया यहां पर हमें मिलता है। सॉलिड से भी इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट हो गया, लिक्विड से भी इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट हो गया। तो आप जानते हैं कि साइंस में अगला क्वेश्चन क्या होगा कि अगर आप सॉलिड से इलेक्ट्रिसिटी पास करा सकते हैं, लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी पास करा सकते हैं, तो क्या गैसेस से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है? क्या गैसेस से होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है? जब ये बात साइंटिस्ट के सामने आई तो उसके लिए एक अरेंजमेंट तैयार किया गया। उसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने एक कोशिश किया जिसको समझने के लिए हमें यहां पर फोकस करना चाहिए। यहां पर फोकस करें आप। यहां पर हुआ ये कि किसी लिक्विड गैस से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए एक स्पेशल डिवाइस बनाई गई जिसको हम कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। इस ट्यूब को हम क्या नाम देते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब का नाम देते हैं। इस डिस्चार्ज ट्यूब के भीतर हमने गैस भरा और ये कोशिश किया। अब यहां पर भी एक बात आती है कि डिस्चार्ज ट्यूब में साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि अगर आप नॉर्मल एयर का प्रेशर अगर आप लेते हैं, यानी अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अगर आप किसी गैस का जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर गैस की फिलिंग करके, कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कोई गैस फिल हो और आप उससे कोशिश करें कि इस गैस से होकर के इलेक्ट्रिसिटी गुजरेगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत हाई होता है, बहुत ही ज्यादा हाई होने के नाते, इस प्रेशर के हाई होने के नाते इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती है। यह कभी पॉसिबल नहीं है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, यानी 760 mmHg जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, या 760 यानी सेंटीमीटर में 76 सेंटीमीटर मरकरी का जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतने हाई प्रेशर पे गैसेस से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती है। इसके लिए करना क्या पड़ेगा? इसके लिए करना यह पड़ेगा कि बहुत लो प्रेशर लेने पर, क्या बहुत लो प्रेशर लेने पर, इतना हाई प्रेशर लेने पर गैसेस से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती है। जब बहुत लो प्रेशर लिया गया, वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर की मतलब कितना? 10 to the power -4 mmHg प्रेशर लिया गया। बात समझिएगा। नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो हमारा जो रूम की कंडीशन में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो है 760 mmHg, और उससे जब हम रिड्यूस करके प्रेशर को लेकर के आते हैं 10 to the power -4 mmHg पर, तब जाकर के इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन पॉसिबल हो पाता है। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए बहुत लो प्रेशर जनरेट करना पड़ता है। तो यहां पर हम क्या करते हैं? वैक्यूम पंप लगाते हैं, एक पंप लगाते हैं ताकि यहां पर एयर बहुत कम किया जाए। प्रेशर कितना रखा जाए? यहां पर प्रेशर जो रखा जाएगा एयर का वो 10 to the power -4 mmHg रखा जाए। अब इसके साथ साथ वेरी लो प्रेशर, ये पहली कंडीशन अप्लाई की गई। पहली कंडीशन क्या अप्लाई की गई? वेरी लो प्रेशर। दूसरी कंडीशन अप्लाई की गई कि बहुत हाई वोल्टेज की बैटरी लगाई गई, वेरी हाई वोल्टेज बैटरी अब लगाई गई। क्या किया गया? दूसरी कंडीशन क्या थी? वेरी हाई वोल्टेज बैटरी। मींस क्या? बहुत 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 हाई। कितना?
अब साइंस में क्या होता है, साइंस की एक खास बात होती है, साइंस में आप ऐसे नहीं कह सकते कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, गलत बात है। आपको तौल करके बताना पड़ेगा, आपको मेजर करके बताना पड़ेगा, बताओ कितना प्यार करते हो आप हमसे, 100 kg, 200 kg, क्योंकि साइंस हर चीज को क्या करती है, मेजर करके बताती है। तो हमें अगर प्यार भी बताना है तो हमें उसकी किसी यूनिट में डिफाइन करना पड़ेगा। ऐसे ही हमने यहां पर अगर डिस्चार्ज ट्यूब में कहा वेरी लो प्रेशर, तो कितना प्रेशर, 10⁻⁻⁴ mmHg प्रेशर, बहुत कम प्रेशर था। और अगर वेरी हाई वोल्टेज, तो वोल्टेज कितना, 10,000 to 20,000 वोल्ट के आसपास उन लोगों ने यहां पर वोल्टेज अप्लाई किया। वेरी हाई वोल्टेज जब उन्होंने अप्लाई किया तो डिस्चार्ज ट्यूब के भीतर देखा कि यहां पर कैथोड, ये बात समझे आप, ये प्लेट जो है आपकी है निगेटिव प्लेट। देखिए जो छोटी मार्क बनाए जाते हैं वो निगेटिव प्लेट को साइन करता है, और ये जो बड़ी लाइन जो खींची जाती है पॉजिटिव प्लेट को के बारे में आइडिया देता है। तो यहां पर ये हुआ आपका निगेटिव प्लेट और ये हुआ आपका पॉजिटिव प्लेट। तो निगेटिव प्लेट को हम कहते हैं कैथोड और पॉजिटिव प्लेट को कहते हैं एनोड। तो हुआ ये कि जब ऐसी कंडीशन ली गई कि बहुत लो प्रेशर और बहुत हाई वोल्टेज की बैटरी अप्लाई की गई, तो साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि कैथोड की प्लेट से कुछ इनविजिबल रेज चलती हैं। ऐसी रेज चलती हैं जो दिखाई नहीं देती, इनविजिबल रेज चलती हैं, यहां कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन ये रेज आगे चल करके एनोड के प्लेट के पीछे चमक पैदा करती हैं। क्या पैदा करती हैं, चमक। यहां पर ऐसा लगा कि कुछ ऐसी अनजान सी अंधेरी में चलने वाली कुछ ऐसी रेज हैं जो दिखती नहीं हैं, वो एनोड के प्लेट के पीछे चमक पैदा कर रही हैं। यहां पर एक्चुअली एक चमकदार, एक फ्लोरेसेंट मटेरियल की कोटिंग की गई थी। एक चमकने मींस क्या, आपने देखा होगा रेडियम, कभी आपने देखा है, आपने कभी रेडियम देखा होगा। रेडियम की क्या खास बात होती है, रेडियम की एक खास बात यह होती है कि जब आप रेडियम पर लाइट डालते हैं, जब आप रेडियम पर लाइट डालते हैं तो आपने देखा होगा साइन बोर्ड्स चमकने लगते हैं। साइन बोर्ड्स मतलब समझ रहे हैं ना, रोड पे जब आप चलते हैं तो आपको पता चल जाता है ना जयपुर यहां से कितने किलोमीटर है, लखनऊ कितने किलोमीटर है, तो आपकी गाड़ी का जो ही लाइट पड़ता है तुरंत वो चमक पड़ता है ना, चमक उठता है। वही चीज हुआ कि यहां से इनविजिबल रेज चली, यहां पर कोटिंग की गई थी एक मटेरियल की, उससे टकरा करके ये चमक पैदा की। साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि यहां पर कोई ऐसी रेज चल रही है जो कैथोड की प्लेट से चल रही है, और ये कैथोड की प्लेट से चलने वाली रेज, क्या सोचा उन लोगों ने कि कुछ ऐसी इनविजिबल रेज चल रही है जो कैथोड की प्लेट से चल रही हैं, वो इनविजिबल रेज आगे चल करके एनोड के प्लेट के पीछे चमक पैदा कर रही है, और इसी बेसिस पर उन्होंने इन इनविजिबल रेज का नाम रखा कैथोड रेज, है ना। क्या नाम रखा, कैथोड रेज उन्होंने नाम रखा। उन्होंने कहा कुछ इनविजिबल रेज हैं। अब हम देखते हैं कि जो उन्होंने इनविजिबल रेज का जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो 2016 के हिसाब से क्या रहा होगा। ये हम कहां पर हैं, या अभी हम 1850s के दौरान। अब हम इसी एक्सपेरिमेंट को आज के डेट के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उस समय साइंटिस्ट ने एक्चुअली किया क्या था। उस समय साइंटिस्ट लोगों ने एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट जो किया, ये जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब में जो भी काम किया होगा वो एक्चुअल में हुआ कैसे, वो सेटिंग को एक बार देखने की हम यहां पर कोशिश करेंगे। उस डिस्चार्ज ट्यूब को मैं यहां पर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। एक्चुअली ये इस एक्सपेरिमेंट में इनविजिबल रेज क्या थी, चमक कैसे पैदा हुई, इन सारी चीजों को यहां पर हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि जब हाई वोल्टेज की जब बैटरी यहां जोड़ी गई ना, आप जानते हैं ना, यहां पर हमने क्या किया, हाई वोल्टेज की बैटरी जोड़ा। मैंने आपको बताया था छोटी लाइन निगेटिव प्लेट को बता रहा है। ऐसे बहुत सारे, जब मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं तो आप समझ लीजिए कि बहुत सारे सेल्स जोड़े गए हैं, बहुत सारे सेल को जोड़ करके बहुत ज्यादा वोल्टेज यहां जनरेट किया गया, बहुत पावरफुल बैटरी बनाई गई है। अब ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल यहां पर है। निगेटिव टर्मिनल होने का मतलब आज के डेट में आप जानते हैं निगेटिव टर्मिनल यहां पर है, यानी यहां पर बहुत सारे इस टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ गए होंगे।
मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक्सपेरिमेंट हुआ क्या था। ये एक्सपेरिमेंट तो उस समय साइंटिस्ट ने ऐसे एक्सप्लेन किया, वह एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में हुआ क्या था उसको अब मैं आपको एक्सपोज कर रहा हूं। उन्होंने क्या किया कि जब इस नेगेटिव प्लेट से जोड़ा था तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए। जब आप यहां पर पॉजिटिव प्लेट की बात करते हैं तो यहां इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, यानी यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज्ड प्लेट बन गया, है ना। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने क्या किया, गैस को बहुत ज्यादा लो कर दिया, गैस को बहुत ज्यादा लो कर दिया, गैस का प्रेशर बहुत कम कर दिया, बहुत ही कम लो प्रेशर उन लोगों ने यहां पर गैस का रखा। तो यहां पर गैस का जो लो प्रेशर रखा था उसकी वजह से क्या हुआ कि ये आप देखेंगे दूर दूर एटम्स थे। एक्चुअल में क्या था कि हाई प्रेशर पर क्या था ना कि अगर ये हाई प्रेशर होता, बात समझने की कोशिश करिएगा, अगर ये हाई प्रेशर होता तो एटम्स ऐसे होते, बहुत पास पास होते, बहुत पास पास अगर ये एटम होते तो यहां से इलेक्ट्रॉन जब आगे की ओर बढ़ता इस पॉजिटिव प्लेट के अट्रैक्शन में, आप जानते हैं ना, गैस से इलेक्ट्रिसिटी के जनरेट होने का मतलब है कि इस प्लेट से यहां से इलेक्ट्रॉन का धीरे धीरे आगे बढ़ना, और आगे बढ़ करके इस पॉजिटिव प्लेट पर पहुंचने से ही हम कह सकते हैं कि इस गैस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? गैस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, गैस के भीतर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, इस बात का मतलब यह है कि उस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे जो उस गैस से गुजरते हुए आगे पॉजिटिव प्लेट तक पहुंचे होंगे। तो हुआ क्या कि एक्सपेरिमेंट का मतलब यही था कि इस प्लेट से, यहां पर आप फोकस करें, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे और यहां पर जाने की कोशिश किए होंगे। जब प्रेशर हाई था तो यहां पर गैस के पार्टिकल्स ज्यादा थे, तो ये क्या हुए, ये बार बार चलते थे और इन्हीं से टकरा करके इधर उधर बिखर जाते थे, यानी इलेक्ट्रॉन्स कभी आगे नहीं पहुंच पाते। अगर यहां गैस का प्रेशर हाई होता तो कभी भी इलेक्ट्रॉन यहां तक नहीं पहुंच पाता, वो इधर उधर बिखर करके खो जाता, कभी यहां तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन जब गैस का प्रेशर लो किया गया तो हुआ क्या, ये इलेक्ट्रॉन्स इस गैप से, इस यहां से आराम से यहां तक पहुंच गए। अब आपके दिमाग में बात आई होगी कि क्यों नहीं हमने लो प्रेशर की बजाय वैक्यूम क्यों नहीं कर दिया, हमने यहां पर वैक्यूम क्यों नहीं कर दिया, यहां पूरा पूरा गैस खाली ही क्यों नहीं कर दिया, हमने ऐसा क्यों नहीं किया कि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान पूरा पूरा वैक्यूम कर दें। एक्चुअल में साइंटिस्ट लोगों की यहां पर एक सोच थी, उन लोगों ने किया क्या कि गैस का प्रेशर लो लिया, वैक्यूम नहीं क्रिएट किया, ये वैक्यूम नहीं क्रिएट किया बल्कि लो प्रेशर क्रिएट किया। उनका कोशिश ये था ना कि ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं जो दूर दूर हैं, लो प्रेशर की वजह से दूर दूर जो पार्टिकल्स हैं, इनको अब आपको ध्यान से समझने की कोशिश करनी चाहिए। हुआ ये कि आप समझते हैं, अगर इस एटम को अगर आप मैग्नीफाई करके समझेंगे तो आप समझते हैं कि ये एटम का न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो डिफरेंट शेल्स में घूम रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना, ये न्यूक्लियस है, ये शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं ना, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ते हैं ना, जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से आगे बढ़ते हैं तो बीच में इनको काइनेटिक एनर्जी मिलती है, क्योंकि गैप है ना, गैप फ्री स्पेस में इन इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी मिलती है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां पर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिंक्ड कॉन्सेप्ट आपको समझने में मदद करेंगे। आपको जो मैं बात यहां पर समझा रहा हूं, ये बात आपको फिजिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स में मदद करेगा। इसलिए मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो मैं यहां पे बात बता रहा हूं थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुनिएगा। हुआ ये क्या कि उन्होंने लो प्रेशर लिया, लो प्रेशर जब उन्होंने लिया तो उस समय गैस के पार्टिकल्स दूर दूर थे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो आगे बढ़ने के लिए जा रहे थे उनको थोड़ी देर तक फ्री स्पेस मिला। फ्री स्पेस जब मिला तो आपको पता ना, खाली जगह में इनको काइनेटिक एनर्जी मिल गई। क्या मिल गई? इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिल गई बेटा? काइनेटिक एनर्जी मिल गई। ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से आगे बढ़े तो इनको काइनेटिक एनर्जी मिली। काइनेटिक एनर्जी की वजह से जब आप जानते नहीं, हाई स्पीड से चलने वाला इलेक्ट्रॉन जब इस एटम के पास से गुजरा तो खुद तो आगे बढ़ गया, ये इलेक्ट्रॉन खुद तो आगे बढ़ गया। आप देखें, ये जब यहां से गुजरेगा तो ये क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन खुद तो आगे बढ़ गया और उसी दौरान
उसने क्या किया कि इस एटम के सिस्टम को टक्कर मारा। उसने क्या किया, इस एटम से टक्कर मारा और हुआ क्या कि जो इसके अपने इलेक्ट्रॉन थे वो उछल करके बाहर निकल गए। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? यहां पर फोकस करें प्लीज। आप देखेंगे ब्लैक कलर वाला जो कैथोड की प्लेट वाला इलेक्ट्रॉन है वो फ्री स्पेस जो मिला, खाली जो जगह मिला, वहां से चलने के दौरान उसको काइनेटिक एनर्जी मिली। देखिए खाली जगह में जब चलेगा तो उसका अट्रैक्शन तो इसके लिए है ना, इस प्लेट के लिए अट्रैक्शन है इस इलेक्ट्रॉन का। यहां पॉजिटिव चार्ज है तो उसको अट्रैक्शन यहां पर है। वो इस प्लेट के अट्रैक्शन में आगे बढ़ रहा था और उस दौरान उसने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली। ये कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, इसके लिए आप फिजिक्स में एक फार्मूला भी पढ़ते हैं, जानते हैं कितना? पता है काइनेटिक एनर्जी कितनी गेन करेगा? इसको आप 12th में पढ़ोगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है E इंटू वी, यानी इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज और कितना वोल्टेज अप्लाई किया गया है। वोल्टेज का मतलब होता है ना यहां पर कितना जबरदस्त इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है और कितना कम है, इसको मेजर करने के लिए वोल्टेज होता है। वोल्टेज का मतलब ये होता है, आप प्लीज समझे वोल्टेज क्या होता है उसको आप समझ लें। फिजिक्स को भी थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। वोल्टेज का मतलब ये होता है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा ना कि मैं अगर कहूं कि मैं आपसे प्यार करता हूं तो आप कहोगे कितना। साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको बताना पड़ेगा कितना। ऐसे ही मैंने कहा कि जब दोनों प्लेट्स के बीच में एक जगह इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक निगेटिव प्लेट है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन कम है, तो आपको बताना पड़ेगा कितना इलेक्ट्रॉन यहां कम है, कितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, कितना इलेक्ट्रॉन यहां ज्यादा है और कितना इलेक्ट्रॉन यहां कम है। उसको मेजर करने के लिए, इस डिफरेंस को मेजर करने के लिए, यहां इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, यहां इलेक्ट्रॉन क्या है, यहां इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, यहां इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, तो इस डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम बोलते हैं कितना, इसको मेजर करने के लिए वोल्टेज का कॉन्सेप्ट लाते हैं। और आप जानते हो ना जितना ही ज्यादा लेवल में डिफरेंस होगा उतना ही तेजी से यहां हायर लेवल से इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचने की कोशिश करेगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे पानी हाई लेवल पे होती है, लो लेवल की ओर जाने की कोशिश करती है, वैसे ही क्या है, एक जगह इलेक्ट्रॉन कम है, एक जगह इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एक प्लेट पे, है ना? इसको ऐसे समझे पानी के लेवल से, तो उतनी ही स्ट्रांगली पानी जैसे तेजी से नीचे की ओर जाने की कोशिश करता है जितना ही ज्यादा लेवल में डिफरेंस होता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी अपने हायर लेवल से लोअर लेवल पे जाने की कोशिश करते हैं। लेवल में गैप जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे बहुत हाई टेंडेंसी होती है इस इलेक्ट्रॉन की पॉजिटिव प्लेट की ओर जाने की। उसी बात को मेजर करने के लिए हम वोल्टेज की बात करते हैं, कितना ज्यादा टेंडेंसी है, कितनी अधिक टेंडेंसी है यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां जाने की, इसको हम मेजर करते हैं वोल्टेज से। तो यहां से यहां तक जाने की कितनी स्ट्रांग टेंडेंसी, उसको मेजर करता है वोल्टेज। वोल्टेज की वैल्यू दी जाती है, कितना वोल्टेज अप्लाई किया है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जब इस साइंटिस्ट लोगों ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया था तो कितना वोल्टेज अप्लाई किया था, 10,000 to 20,000 वोल्ट। तो वैसे ही यहां पर आप वोल्टेज का आपको पता चल गया, इलेक्ट्रॉन का पता चल गया, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी पालेगा, इसका चार्ज इनटू वोल्टेज। ये ऐसे क्वेश्चन आप फिजिक्स में लगाओगे, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। अभी आप देखो, मैंने हालांकि केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ यही एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यह भी समझना चाहिए कि जो ये एक्सपेरिमेंट हुए थे, ये जो एक्सपेरिमेंट ऊपर हुआ था उसका रियल मीनिंग क्या था, उसको आपको समझना जरूरी है। जो ऊपर एक्सपेरिमेंट हम देख रहे हैं उसको सही मायने में यहां पर समझना जरूरी है। तो इस डिस्चार्ज ट्यूब में हुआ क्या कि यहां से इलेक्ट्रॉन, ये जो ब्लैक कलर वाला इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री स्पेस पा करके काइनेटिक एनर्जी पाया। कितनी काइनेटिक एनर्जी पाया, इसकी वैल्यू होती है ईवी के बराबर, चार्ज, इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज और कितना वोल्टेज अप्लाई किया गया है, कितना वोल्टेज अप्लाई किया गया है, उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर काइनेटिक एनर्जी गेन करता है। ये काइनेटिक एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन इस एटम से टकराने के बाद खुद तो आगे बढ़ जाता है और इसको टक्कर मार करके इसके इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकाल देता है। इस तरीके से आप देखेंगे कि आगे चलने पर दो तरीके से इलेक्ट्रॉन मिले। एक इलेक्ट्रॉन जो ये कैथोड की प्लेट से निकला और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो कि इस एटम के आयोनाइजेशन से निकला, है ना? आप देख सकते हैं दो तरीके के इलेक्ट्रॉन्स निकले, एक ब्लैक कलर वाले जिसको मैं दिखा रहा हूं यहां पर, वो जो कि कैथोड की प्लेट से निकला, और दूसरा एटम के आयोनाइजेशन से निकला। ये जो एटम के आयोनाइजेशन से जो निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन था, ये भी आगे की ओर बढ़ा, तो ये दोनों ही पहुंचे आगे और इन्होंने क्या किया, ये एनोड के प्लेट के पीछे गए और यहां पर जो कोटिंग, जो चमकदार, जो फ्लोरेसेंट मटेरियल की जो कोटिंग की थी, उनसे टकराए। ये टकरा करके यहां पर उन्होंने चमक पैदा किया। बात समझ गया? तो अगर उस समय साइंटिस्ट लोगों ने कहा था कि कैथोड रे का सोर्स केवल कैथोड की प्लेट है,
उस समय साइंटिस्ट लोगों ने यही कहा था कि कैथोड की प्लेट से कुछ इनविजिबल रेज निकलती हैं जो एनोड के प्लेट के पीछे जाके चमक पैदा करती हैं। प्लीज फ्लैक्चुएट करते रहिएगा इसको समझाने के लिए अच्छी तरीके से। तो यहां पर क्या हुआ, आप बहुत कंसंट्रेट होकर सोचिए कि कैथोड की प्लेट से यहां से निकला इलेक्ट्रॉन, ऐसा मानते थे कि केवल कैथोड की प्लेट से निकला, जबकि रियल में जब हम देखते हैं तो कैथोड रे जो थी वो कैथोड की प्लेट से तो निकली ही थी, प्लस एटम के आयोनाइजेशन से भी निकली थी। तो इस तरीके से कैथोड रे का सोर्स सिर्फ कैथोड की प्लेट नहीं था बल्कि एटम के आयोनाइजेशन से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन भी था। यही इलेक्ट्रॉन्स आगे चल करके इन्होंने क्या किया, एनोड की प्लेट के पीछे चमक पैदा किया और ये कैथोड रे बने। अब ये तो आज हम 2016 में समझ पा रहे हैं ना इस बात को। 2016 में आज हम बहुत स्मार्ट हो गए कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट को आज हम समझ पा रहे हैं 2016 में, लेकिन उस समय तो साइंटिस्ट को कुछ पता नहीं था। उसने सिर्फ 1850s के अराउंड, तो उसको ऐसा कोई आइडिया था नहीं, उसने सिर्फ ये सोचा कि इनविजिबल रेज गई जो एनोड के प्लेट के पीछे जाकर के चमक पैदा की, इसका नाम रख दिया कैथोड रेज। बात समझ में आ गई। अब हुआ ये कि इस इनविजिबल रेज के बारे में कोशिश किया गया। अब ये तो मैंने जो 2016 वाली बात बताई ये एडवांस बात है, इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। ये तो मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में वो एक्सपेरिमेंट कर क्या रहे थे। लेकिन अब फिर से फ्लैशबैक में जाइए, आप जाइए 1850s में। कहां पर जाइए, 1850s में। अभी 2016 वाली बात मत सोचिए, जो मैंने अभी आपको सिखाया कि एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट हुआ क्या था उसको भूल जाइए। अभी सिर्फ और सिर्फ हम सोचेंगे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, वो भी 1850s के अराउंड। उन लोगों ने 1850s में जब इस इनविजिबल रेज के बारे में आइडिया लगाया तो उन लोगों को कुछ बेसिक बात का पता चला। उन्होंने सोचा ये, देखा ये कि ये जो इनविजिबल रेज है, ये इनविजिबल रेज, इसकी कुछ खास बातें हैं। एक तो ये कि ये चार्ज्ड है। ये क्या है, चार्ज है। ये चार्ज्ड है, इसके पास अपना कोई चार्ज है। इसको कैसे पता चला, उन्होंने देखा ये कि ये जो कैथोड रेज जो थी, जब इसको डिस्चार्ज ट्यूब में, इसके रास्ते में जब ये कैथोड रेज जब आगे बढ़ रही थी, तो अगर इसके रास्ते में पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट लगा दिया जाए तो ये देखा गया कि ये पॉजिटिव प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। तो इससे पता चला कि ये कैथोड रेज क्या होती हैं, नेगेटिवली चार्ज होती हैं और ये पॉजिटिव प्लेट के अट्रैक्शन में मुड़ जाती हैं। तो इससे ये पता चला कि ये चार्ज पार्टिकल हैं। ऐसे ही पता चला इसके पास अपना मास होता है। ये पता चला कि इसके पास अपना क्या होता है बेटा, मास होता है। अब ये सवाल कैसे पता चला कि इसके पास मास होता है। ये इनविजिबल रेज यानी जो कैथोड रेज हैं, इनकी एक प्रॉपर्टी तो मैंने भी आपको बताया कि ये कैथोड रेज चार्ज पार्टिकल की बनी होती है और इनके पास अपना मास होता है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब में एक पैडल रखा। क्या रखा बेटा, पैडल। और उन लोगों ने देखा कि ये डिस्चार्ज ट्यूब से एक्सपेरिमेंट के दौरान ये कैथोड रेज आगे बढ़ती हैं और इसको टक्कर मार करके इस व्हील को घुमा देती हैं। क्या कर देती है बेटा जी, इस व्हील को घुमा देती हैं। व्हील को घुमा देती हैं, जाहिर सी बात है कैथोड रेज के पास अपना कोई मास है, उस मास की वजह से ये फोर्स लगा रहा है। उस फोर्स के लगने की वजह से ये पैडल घूम रहा है। तो इससे पता चला इसके पास मास है और इसके पास चार्ज है। मैंने आपको बताया है ना, मैंने अभी आपको बताया है कि जो मैंने 2016 वाला एक्सपेरिमेंट है वो तो बस आपके कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए बताया, लेकिन जो मैं अभी बता रहा हूँ वो 1850s की बात है। जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो 1850s की बात है। 1850s में इस इनविजिबल रेज को सोचने की कोशिश की गई तो पता चला कि ये कैथोड रे जो जिसको इनविजिबल रे माना गया, कैथोड रे माना गया, वो चार्ज पार्टिकल की बनी हुई है, उसके पास अपना मास है। अब सवाल ये आया कि अगर इसके पास चार्ज है तो चार्ज कितना है और अगर इसके पास मास है तो मास कितना है। जब ये दोनों बातें खोज लिया गया तब जाकर के हमें इलेक्ट्रॉन के जैसे एक चार्ज पार्टिकल के बारे में पता चला। जब इसके चार्ज के बारे में पता चल गया, इस इनविजिबल रेज, कैथोड रेज जिसको हम कहते हैं, उसके चार्ज के बारे में पता चल गया, उसके मास के बारे में पता चल गया, तब जाकर के हमें पता चला कि एटम के भीतर से कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकला है जिसका अपना एक मास होता है और वो पार्टिकल कौन है, वो इलेक्ट्रॉन है। अब हम डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ तक जितनी भी बातें हम लोगों ने बात की है कैथोड रे के बारे में,
इससे कोई सवाल आपसे पूछा नहीं जाएगा। फिजिक्स में कुछ बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे फिजिक्स का वो पार्ट है कि आप 12th का जब आप पहला चैप्टर पढ़ते हैं, दूसरा चैप्टर जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आप वोल्टेज, पोटेंशियल, चार्ज पार्टिकल, इन सारी चीज़ों के बारे में आप 12th की फिजिक्स में जब आप पढ़ते हैं तो इसी पर बेस्ड आपके कॉन्सेप्ट होते हैं कि चार्ज पार्टिकल इतने वोल्टेज के इन्फ्लुएंस में इतना वोल्टेज अप्लाई किया गया, कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा। तो चार्ज पार्टिकल का चार्ज इनटू वोल्टेज कितना अप्लाई किया गया, उसका मल्टीप्लिकेशन से काइनेटिक एनर्जी हम पता लगाते हैं। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक कोई आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपकी पूरी साइंस का कॉन्सेप्ट यहीं पे छुपा हुआ है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा आराम से समझा रहा हूं। ये चार्ज पार्टिकल और चार्ज पार्टिकल जिसके पास अपना मास होता है, उसके बारे में इलेक्ट्रॉन्स जब उसको कहा गया, नाम दिया गया, तो ये कैसे पता चला उसका चार्ज कितना है, उसका मास कितना है, इस बात को लेकर के हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, और उससे हम कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट आइडिया हमें मिला। और जब इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल गया तो उस समय साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि वैसे तो एटम ओवरऑल न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है? ओवरऑल न्यूट्रल होता है, और अगर एटम के टूटने से कोई नेगेटिव पार्टिकल निकला है तो एटम के भीतर कोई पॉजिटिव पार्टिकल भी होना चाहिए। इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो थोड़े दिनों बाद प्रोटॉन की खोज करने की कोशिश की गई, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज हो जाने के बाद ही थोड़े दिनों बाद साइंटिस्ट लोगों ने प्रोटॉन की खोज शुरू कर दी। मैंने आपको बताया था ना कि स्टार्टिंग में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, उसके बाद जल्दी ही प्रोटॉन की खोज हो गई, लेकिन न्यूट्रॉन की खोज काफ़ी दिनों बाद हुई, क्योंकि लोगों को लगा कि इन्हीं दोनों पार्टिकल को जोड़ देने से एटम न्यूट्रल हो जाएगा। बाद में चल करके पता चला कि एटम के भीतर एक तीसरा न्यूट्रल पार्टिकल भी होता है जो कि कोई चार्ज नहीं रखता, जिसको आगे चल करके क्या कहा गया, न्यूट्रॉन कहा गया। इस नाम से ही पता चल जाता है कि ये न्यूट्रल नेचर का पार्टिकल है जिसको न्यूट्रॉन कहा गया। तो स्टार्टिंग में केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी। इसमें अभी हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को डिस्कस कर रहे हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास के बारे में पता चला। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि प्रोटॉन की क्या खास बात थी, उसके बारे में कैसे डिस्कवरी हुई, और उसी दौरान हम डिस्कस करेंगे कि शुरुआती एटॉमिक मॉडल्स के बारे में कैसे आइडिया लिया गया, क्योंकि आप जानते हैं डाल्टन का जो मॉडल है वो फेल हो गया। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद ही डाल्टन का एटॉमिक मॉडल गलत साबित हो गया, क्योंकि डाल्टन का एटॉमिक मॉडल ये कहता था कि एटम कैसा है, सॉलिड स्फीयर है। डाल्टन का एटॉमिक मॉडल क्या कहता था, एटम ऐसा कुछ सॉलिड स्फीयर जैसा होता है और ये तोड़ा नहीं जा सकता। डाल्टन का एटॉमिक मॉडल ऐसा कहता था। लेकिन अब जब एटम टूट सकता है और एटम के भीतर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये आइडिया आया, तो हमें नए सिरे से एटम का मॉडल सोचना पड़ेगा, एटम के बारे में नए सिरे से आइडिया लगाना पड़ेगा। उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगले लेक्चर में हम क्या बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की और फर्दर स्टडी करेंगे। इसके अलावा हम प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में सोचेंगे कि कैसे प्रोटॉन खोजा गया, अगले लेक्चर में हम इसकी बात करेंगे। इसके अलावा चूंकि डाल्टन का मॉडल ये गलत हो गया है, तो हम इनिशियल न्यू एटॉमिक मॉडल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इनिशियल शुरुआती दौर में जो नए एटॉमिक मॉडल्स बनाए गए आफ्टर डाल्टन, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसमें हम बात करेंगे थॉमसन और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में। यहाँ पर प्लीज़ आप फोकस करें ताकि हम इसको अच्छी तरीके से बता सकें कि अगले टॉपिक में हम इलेक्ट्रॉन की फर्दर स्टडी करेंगे, प्रोटॉन की डिस्कवरी करेंगे और इनिशियल न्यू एटॉमिक मॉडल्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।